नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी मेरे सब्सक्राइबर को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। उसको मैं लेके आया हूं, उसका 4th पार्ट लेके आया हूं और समझेंगे हम उसके मुख्य बिंदु। सबसे पहले आज हम जो समझने वाले हैं उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। आज के मुख्य बिंदु है, पहले तो आज के मुख्य बिंदु क्या है? अम्ल प्लस जल की क्रिया करवाऊंगा मैं। अम्ल और जल की क्या करवाऊंगा मैं? क्रिया करवाऊंगा और वहां देखूंगा कि वहां कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक जार लेता हूं, बीकर लेता हूं और उसके अंदर अम्ल भर देता हूं। सांद्र अम्ल भरता हूं जिसमें पानी नहीं है, सांद्र अम्ल भरूंगा मैं भर देता हूं H2SO4 भर देता हूं, सांद्र अम्ल H2SO4। ऐसा अम्ल जिसमें पानी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, सांद्र अम्ल H2SO4 मैंने भर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस अम्ल के अंदर ऊपर से पानी डालता हूं। ऊपर से क्या डालता हूं? पानी डालता हूं, H2O डालता हूं, जल डालता हूं। तो क्या होगा, एकदम से यहां ब्लास्ट होगा। शायद ये कांच फूट जाए, बीकर टूट जाए, इसलिए ब्लास्ट होगा क्योंकि यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्योंकि आपने अम्ल डाल रखा है, उसके ऊपर से क्या डाल रहे हो? जल डाल रहे हो। तो सांद्र अम्ल में पानी नहीं है, तो मैं ऊपर से पानी इसमें मिला रहा हूं। तो सांद्र अम्ल में एकदम से कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जिससे क्या होगा? बर्तन फूट जाएगा या टूट जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें कि बर्तन नहीं टूटे और अभिक्रिया आसानी से हो जाए? तो हम क्या करेंगे, सांद्र अम्ल की जगह पे इस बीकर में पहले जल भर देंगे। हम क्या भर देंगे? जल भर देंगे और ऊपर से क्या डालेंगे? H2SO4 सांद्र अम्ल डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। तो जो अभिक्रिया होगी बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया होगी, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और ये बीकर टूटेगा नहीं और आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, मैंने जो पहले वाला बताया था H2SO4 जो सांद्र अम्ल है, उसमें अगर जल डाला जाता है तो यहां ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सांद्र अम्ल को तनु कर रहे हैं। सांद्र अम्ल को क्या कर रहे हैं? तनु कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं या तनुकृत करना कहते हैं। तो यहां जो अभिक्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? तनुकरण। तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहा जाता है, याद रखें। अम्ल के अंदर ऊपर से जल डालते हैं तो हमने अम्ल को क्या किया? तनु। तो इस क्रिया को बोलते हैं तनुकरण। और यहां कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां ऊष्मा बाहर निकल रही है। इस तरह ये वाला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इसको हटा देता हूं विद्यार्थियों। तो देखिए, इसको हटाता हूं, नया लिखते हूं, नया टॉपिक समझाता हूं आपको मैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला बिंदु लेते हैं हम, सार्वत्रिक सूचक। अगला बिंदु हमारा है सार्वत्रिक सूचक। क्या होता है सार्वत्रिक सूचक? इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सार्वत्रिक सूचक। मैं लिख देता हूं, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का क्या होता है? ये एक मिश्रण होता है जिसके माध्यम से हम किसी पदार्थ की अम्लता का पता लगा सकते हैं कि वो कितना अम्लीय, यानी कि हम H+ आयन पता लगा सकते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। क्या होता है? ये मिश्रण होता है। इसके द्वारा H+ आयन का पता चलता है और इसमें रंग प्रदर्शित होते हैं। रंग दिखाई देते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कैसे प्रदर्शित होते हैं। देखिए, हम मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो एक स्ट्रिप मिलती है, ऐसी लंबी स्ट्रिप मिलती है। उसमें विभिन्न प्रकार के कलर के चेंबर बने होते हैं, खंड बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, कलर के चेंबर बने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक सार्वत्रिक सूचक लेते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। ये एक सार्वत्रिक सूचक है, लिटमस पेपर लेते हैं।
इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। अब इस लिटमस पेपर को हम किसी दही के अंदर या नींबू के रस में या टमाटर के रस में जब इसको डुबोया जाता है तो इसका कलर बदल जाता है। इसका क्या होता है, नींबू रस, दही आदि में डुबोने पर कलर बदल जाता है, अब मान लो इसका कलर बदल गया तो वो जो कलर बनेगा, जो भी कलर यहां आएगा, उस कलर को हम इस स्ट्रिप से मैच करेंगे और इस कलर को स्ट्रिप से मैच करने से हमें क्या होगा, नींबू के रस या दही या जो भी हमने पदार्थ लिया उसका हमें क्या पता चल जाएगा, पीएच ज्ञात हो जाएगा। क्या पता चल जाएगा, पीएच ज्ञात हो जाएगा, पीएच ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन के बारे में पता चल जाएगा, वो पदार्थ कितना अम्लीय है ये हमें पता चल जाएगा इस लिटमस पेपर के द्वारा। और स्ट्रिप से हम क्या करेंगे, कलर को मिला लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। ये तो होता है लिटमस पेपर। अब मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। क्या होता है पीएच स्केल, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक स्केल बना देता हूं आपके सामने, देखिए पीएच स्केल। ये एक पीएच स्केल है, सेंटर में 7 लिखा हुआ है, इधर 0 लिखा हुआ है, इधर 14 लिखा हुआ है, या H+ लिखा हुआ है, या OH- लिखा हुआ है। इधर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना क्षारीय पदार्थ होगा। इधर चलने पर अम्लता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अम्लता। और इस 7 जो होता है इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या कहा जाता है, पीएच स्केल। इसके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ के पीएच का पता लगा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब ये क्या काम आता है, अम्लता का पता लगाता है या क्षारकता का पता लगाने का काम करता है। देखिए मान लो कोई पदार्थ का पीएच 0 है तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। मान लो HCl है, इसका पीएच यहाँ ही आता है तो HCl क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। किसी का पीएच यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ, तो इसका पीएच थोड़ा कम होगा, 3 पे और कम होगा, 4 पे और कम होगा, 5 पे और कम होगा, 6 पे और कम होगा। तो हम इधर चल रहे थे, पीएच कम है, यानी कि जितने नंबर कम होंगे तो वो अम्लीयता बढ़ेगी, उसकी क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी, यानी कि H+ आयन की शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो किसी का 1 पीएच आ रहा है तो उसमें H+ की मात्रा ज्यादा है तो उसकी अम्लीयता भी क्या होगी, ज्यादा। अगर 2 आ रहा है तो 1 से 2 तो H+ आयन उसमें कम होंगे, यानी कि अम्लीयता थोड़ी कम होगी। 3 आएगा तो और अम्लीयता कम होगी, 4 आएगा तो और अम्लीयता कम होगी, 5 आएगा तो और अम्लीयता कम होगी, 6 आएगा तो और अम्लीयता कम होगी। यानी इसमें जितने नंबर कम होंगे अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। तो इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि H+ आयन की क्षमता बढ़ती है। अब इधर चलते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 8 से ये 7 से 14 के बीच में क्षारीयता बढ़ती है, यानी इधर चलते हैं जिसका पीएच 14 होगा यानी उसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी। पीएच 13 होगा, क्षारीयता थोड़ी कम होगी, 12 की और कम होगी, 11 की और कम होगी, 10 की और कम होगी, 9 की और कम होगी और 8 की और कम होगी। यानी कि इधर की तरफ चलेंगे हम तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जिसका पीएच 7 होगा तो वो नहीं अम्लीय होगा और नहीं क्षारीय होगा। ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। ऐसा पदार्थ जिसकी पीएच कितना होता है, 7 होता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, उदासीन पदार्थ कहलाता है। ये था पीएच स्केल के बारे में। अब आप चलते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है ये भी समझ लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखिए मानव शरीर का पीएच कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच मानव का पीएच होता है। यहां लिख देता हूं पीएच। मानव शरीर का पीएच कितना होता है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच मानव शरीर का पीएच होना चाहिए। आगे चलते हैं, सेकंड एक और बताता हूं मैं, वर्षा जल, बारिश का पानी, वर्षा जल का पीएच, अगर बारिश के पानी का पीएच अगर
5.6 से कम हो जाए, 5.6 pH से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि बारिश में से अम्ल आता है, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा होने से नदी नाले तालाबों के जानवर जो मछलियां होती है वो मर जाती है, समुद्र का पानी भी खराब हो जाता है और त्वचा का कैंसर भी हो जाता है अम्लीय वर्षा होने से। तो अम्लीय वर्षा ज्यादातर कहाँ होती है? जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, फैक्ट्री का एरिया होता है, शहरों के बाहर, वहां ज्यादातर अम्लीय वर्षा होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे पदार्थ निकलते हैं जो वातावरण में जाते हैं और अम्लीय वर्षा को पैदा करते हैं, क्योंकि बारिश का पानी उससे क्या हो जाता है, पीएच कितना हो जाता है, 5.6 से भी कम हो जाता है। अगला हम लेते हैं थर्ड, मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच भी एक नॉर्मल पीएच होना चाहिए। मिट्टी का पीएच सामान्य होना जरूरी है, सामान्य होना जरूरी है। देखिए मिट्टी का पीएच अगर कम होगा या ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा ही कम हो जाएगा या ज्यादा ही बढ़ जाएगा तो मिट्टी का पीएच बढ़ने या घटने से क्या होगा, फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और फसल अच्छे से पैदा नहीं हो सकती और पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिए मिट्टी का पीएच भी नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते हैं उनकी मिट्टी की जांच करते हैं और उसकी पीएच चेक करते हैं। अगर पीएच नॉर्मल होता है तो वहां खेती आसानी से हो सकती है। तो ध्यान दीजिए मिट्टी का पीएच कैसा होना चाहिए, सामान्य होना बहुत जरूरी, जिससे खेती बाड़ी अच्छे से हो सके। अगर आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अगला बिंदु हम लेते हैं समझ में तो आ रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को। देखिए आगे मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम लेते हैं पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र में पीएच का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव के पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत महत्व है। अब देखिए मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है अमाशय। क्या पाया जाता है? अमाशय। और अमाशय में कौन सा? उदर के अंदर, उदर में पाया जाता है। उदर में अमाशय में HCl अम्ल स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है। ये HCl बहुत आवश्यक होता है, ये HCl नहीं होगा तो आपका भोजन पचेगा नहीं। तो उदर में अमाशय में HCl अम्ल स्त्रावित होता है, जो क्या करता है, भोजन के पाचन करने में मदद करता है। मान लो इसकी अम्लता बढ़ जाए, ज्यादा मात्रा में अगर ये बढ़ जाता है, HCl हमारे पेट में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी तो हमारे पेट में क्या होगी, एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होने से पेट में दर्द भी हो सकता है और उल्टी जैसे लक्षण भी आपको पैदा हो सकते हैं, तो पेट में दर्द होगा। तो इस क्रिया यानी ये जो प्रोसेस होगा, इससे अपने पेट में दर्द होने से अपना मानसिक संतुलन भी आपका बिगड़ सकता है। तो पेट में दर्द को दूर करने के लिए फिर क्या किया जाएगा, हमको एंटासिड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि HCl की अम्लता को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, एंटासिड का इस्तेमाल किया जाएगा, और जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, उदर में अम्लता दूर करने के लिए MgOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जिससे क्या होगा, पेट की अम्लता आसानी से दूर हो जाएगी, क्योंकि HCl जो होगा, मान लो आपके पेट में बढ़ गया है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करने से क्या होगा, ये क्षार होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने से पेट में उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी और पेट का दर्द आसानी से चला जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल क्या होता है हमारे शरीर में। अगला बिंदु और लेते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए अगला बिंदु, मुंह का पीएच। देखिए मुंह का पीएच, अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, कितना, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दांत संसारित हो जाएंगे, दांत संसारित हो
जाएंगे, आपके दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत होते हैं वो खराब हो जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। तो दांतों के पीएच को नॉर्मल रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें डेली सवेरे और शाम को ब्रश करना आवश्यक है। इसका एक ही उपाय है कि आप डेली दंत मंजन करें सुबह शाम, जिससे क्या होगी, दांतों का जो पीएच है वो 5.5 से कम नहीं होगा, नहीं तो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दांत संसारित हो जाएंगे। तो बचाव के लिए एक ही उपाय है, डेली दंत मंजन करना पड़ेगा आपको। अगला चलते हैं हम, इंपॉर्टेंट बिंदु और ले लेता हूं मैं। देखिए, पशु या पौधों से अम्ल का स्त्रावण। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं मधुमक्खी, तो मधुमक्खी क्या करती है, मान लो आपको काटेगी तो आपको कौन सा अम्ल छोड़ेगी, आपके मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगी, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित करती है, जिससे क्या होगी, जहां भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगी वहां हमको क्या होगी, जलन होगी। तो मधुमक्खी कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है, मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित करती है, जिससे क्या होगी, हमारे जलन होगी। तो अब इस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी समय तुरंत क्या करते हैं, जहां मधुमक्खी ने काटा है तो हम क्या करते हैं, लोहे की बनी हुई वस्तु से वहां पर 2-3 बार घिस देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, इस अम्लता को शांत किया जा सकता है और आसानी से हम सही हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी के अंदर कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, एग्जाम पूछा जाता है, मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित होता है। एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटल, मैं एक पौधे का नाम लिखता हूं नेटल, यहां से भी कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित होता है। नेटल कांटेनुमा पौधा होता है, मेथेनोइक अम्ल स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। चींटी में भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, लाल चींटी आपने जानते होंगे, उसमें भी कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, मेथेनोइक अम्ल ही स्त्रावित होता है। इस तरह मैंने आज आपको ये पीएच के बारे में बताया, अम्लता और सावर्तिक सूचक के बारे में बताया, तो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, ताकि आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल सारे नोट्स मिलते रहें। आगे मैं फिर आऊँगा एक नए लेसन के, नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही साथियों, कल में फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।